कि वो भी इन्हीं के साथ था। मैंने मजबूर होकर हथियार डाल दिया और सुल्तान शाह ने लंबे तार से जुड़ा हुआ स्पीकर फोन कोने से उठाकर मेरे करीब वाली छोटी मेज पर रख दिया। तुम लोगों के पास जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज मौजूद रहती है। तुम्हारे काम करने के सिमटे सिमटाए तरीकों से मेरा दिल बहुत खुश होता है। जलाल ने जापानी स्पीकर फोन सेट उठाकर उसका जायजा लेते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि बात स्पीकर फोन तक आ गई है तो हमें डैनी और चंदन की बातें रिकॉर्ड करने का बंदोबस्त भी कर लेना चाहिए। वीरा ने तजवीज पेश की, यह टेप बाद में चंदन के खिलाफ काम आ सकता है। तुम्हें सबूत हासिल करने का यह मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। अव्वल खान ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम CSD इस्तेमाल करोगे? क्या रिकॉर्डिंग मुमकिन होगी? हमें टेलीफोन लाइन से बराह रास्त रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं। वीरा के जहन में तजवीज मौजूद थी। सुल्तान शाह के कमरे में टेप रिकॉर्डर मौजूद है जिस पर यह दिन रात पश्तो गाने सुनता रहता है। स्पीकर फोन की आवाजें इस पर साफ रिकॉर्ड हो जाएंगी। तुम्हारे कमरे में भी टेप रिकॉर्डर मौजूद है। सुल्तान शाह ने उसे घूरते हुए सर्द लहजे में कहा, तुम इस पर उदास गजलें सुनकर रोती रहती हो, वो क्यों नहीं ले आती? जलाल की मौजूदगी की वजह से सुल्तान शाह अपने रद्द अमल के इजहार में बड़ी हद तक मोहतात रहा था। दोनों में से कोई भी टेप रिकॉर्डर आ जाएगा। बात बढ़ती हुई महसूस करके गजाला ने मुदाखलत की, इस नुक्ते पर बहस गैर जरूरी है। भारतीय सरजमीन पर अपने खून के प्यासों की भीड़ में रहकर राह के खिलाफ काम करने के तजर्बात बहुत सनसनीखेज और रूह फरसा थे। वहां सही काम करते हुए भी मुझे नताइज का यकीन नहीं होता था। हर आन ये धड़का लगा रहता था कि किसी भी लम्हे कोई गड़बड़ होगी और सारी बसात सिमट जाएगी। मैं दिल्ली में हर कदम अपनी आखिरी बाजी समझकर उठाता था और मुस्बत नताइज किसी अगले काम के लिए हौसला बढ़ा देते थे। लेकिन अपने शहर और अपने घर में बैठकर राह के कारिंदों के खिलाफ सोचने और काम करने की बात ही मुख्तलिफ थी। मेरे जहन में चंदन से गुफ्तगू का एक मुबहम सा खाका मौजूद था, मगर यह जरूरी नहीं था कि मेरी और उसकी गुफ्तगू इन्हीं खतूत पर जारी रहती। सारा इन्हिसार उसके रवैये पर था। वो अपने मकासद के पेशे नजर किसी भी रुख पर बातचीत कर सकता था। मेरे और उसके मफादात मुतसादम थे। इस बात का कभी इम्कान था कि वो मुझे शदीद दबाव का एहसास दिलाने के लिए हर उस मनफी बात का जिक्र करता जो मेरे खिलाफ जा सकती थी। उसमें मेरी और रीना की आतिशज़दा वीडियो फिल्म सरे फहरिस्त थी। वो फिल्म नरेश के शैतानी मंसूबे के नतीजे में वजूद में आई थी और बिलाशुबा नहायत शर्मनाक रही होगी। ये मेरे मुकद्दर की यावरी थी कि मैं आबिद अली के साथ इस फिल्म तक पहुंचने में कामयाब हो गया था और फिर उसे नरेश के दफ्तर की आग में जला दिया था। दिल्ली में मेरे कयाम के आखिरी लम्हात तक रावालों ने इस फिल्म की तबाही को मुझसे छुपाया और मुझे उसकी तशहीर की धमकियां देते रहे। मैं उनकी वो गीदड़ भभकियां सुनकर सहमने की अदाकारी करता रहा। मैं इन मरदूदों को यह नहीं बता सकता था कि मैंने उनके दफ्तर में नकब लगाकर अपने हाथों से वो फिल्म तबाह कर दी थी। उन्होंने अपना भरम बरकरार रखने की नाकाम कोशिश की और मैं दानिस्ता खामोश रहा। वो दिल्ली की घातें और बातें थीं। नरेश जहां वासिल हो चुका था और कराची में मेरा वास्ता चंदन से पड़ने वाला था। यह जरूरी नहीं था कि नरेश ने उसे मेरे बारे में हर बात बता दी हो, मगर वीडियो फिल्म वाला मामला बहुत अहम और कलीदी नौयत का था। मैं इस खुशफहमी का शिकार नहीं हो सकता था कि चंदन इस मामले से बेखबर होगा और दुरानी गुफ्तगू सिरे से इसका जिक्र नहीं आएगा। रावालों की दानिश में वो इनका ट्रम्प कार्ड था जिसके जरिए वो मुझे हर लम्हे जेर कर सकते थे। उन सब ने यक जुबान होकर मुझे स्पीकर फोन इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था और मेरा ज़हन अपनी इस नामौजूद फिल्म में अटक कर रह गया था जिसका हवाला चंदन की जुबान से मुतवक्का था। वो फोन पर इस फिल्म के बारे में क्या कुछ कह सकता था। इन बातों को सुनकर मेरे साथियों के जहनों में कैसे कैसे जहरीले सवाल नागों की तरह फन गाड़ कर उभर सकते थे। मैं इनके जवाब में क्या कुछ कह सकता था। मेरा जहन मुसलसल इन ही नकात में उलझा रहा। इस दौरान में सुल्तान शाह अपने कमरे से टेप रिकॉर्डर उठा लाया था। वो लोग पूरे जोशो खरोश से अपना साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम जमा रहे थे। जलाल ने स्पीकर फोन पर अपने किसी आदमी से कुछ बातें की। वो गुफ्तगू रिकॉर्ड करके बाद में टेप सुना गया ताकि आवाज की क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सके। वो सब इन कामों में लगे हुए थे और मैं खामोश बैठा अपने ख्यालों में गुम था। अपने इन्हिमाक में दूसरों ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन वीरा हर पल मेरे तौर तरीकों पर गहरी निगाह रखती थी। सुल्तान शाह के केस रिकॉर्डर पर स्पीकर फोन की आवाज़ों की रिकॉर्डिंग के नताइज सुनने के बाद उसने चुभते हुए लहजे में कहा, क्या बात है, तुम अचानक खामोश हो गए हो? कि हमारी किसी बात से तुम्हें सदमा पहुंचा है? एक छोटे से काम में इतने अहम अफराद लगे हुए हैं, मेरी कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए खामोशी से अलग थलग बैठा हुआ हूं। मैंने उसे घूरते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ खामोशी नहीं, कोई और बात है। अव्वल खान ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, जब से स्पीकर फोन की बात हुई है तुमको चुप लग गई है।
मुझे अंदाजा है, जलाल ने सोफे पर नीम दराज होकर सिगरेट का कश लेते हुए तबसरा किया। वो आग और खून की होली थी। दिल्ली में डैनी का एक एक लम्हा तलवार की तेज धार पर गुजरा था। कई मौके पर मेरे आदमी इसकी जिंदगी से मायूस हो गए थे। ऐसे रूफरसा हालात में इंसान अपने बका के लिए झूठ और सच के न जाने कैसे कैसे पापड़ बेलता है। अपने दुश्मनों का एतमाद जीतने के लिए डैनी को हम सब के खिलाफ न जाने क्या क्या जहर उगलना पड़ा होगा। इसकी खलवतों में रागिब भेजी हुई हसीन और बेबाक लड़कियां आई होंगी और इसे इनको यकीन दिलाना पड़ा होगा कि ये इनके रुझाने में आ गया है। हुस्न जब खुली हुई फ्याजियों पर उतर आए तो थोड़ी देर के लिए पारसा भी अपनी पारसाई भूलकर दरिंदों को पीछे छोड़ देते हैं। डैनी तो इनके चुंगल में फंसा हुआ एक मजबूर और मैसूर कैदी था जो अपनी जिंदगी और आजादी की जंग लड़ रहा था। वो सब बड़ी नगुफ्ता कहानियां होंगी। पता नहीं चंदन को इसके बड़ों ने क्या कुछ बताया हुआ है। वो गुफ्तगू के दौरान में इनमें से कोई भी बात छेड़ सकता है। शायद डैनी को यही फिक्र खाया जा रही है। जलाल की बातें मेरे लिए बहुत हौसला अफजा थीं। वो आईबी का एक बारादीदा और समझदार अफसर था। हालात और इनकी पैदा की हुई मजबूरी का सही तरीन इदराक रखता था। इसने मेरे दिल में पलने वाले अंदेशों को अपनी जुबान पर लाकर मेरी तशवीश में बड़ी हद तक कमी कर दी थी। मगर मैं वीरा और गजाला की मौजूदगी में खुलकर यह एतराफ़ नहीं कर सकता था कि जलाल ने मेरी दुखती हुई रगों की सही निशानदेही की है। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये छोटी मोटी बातें भी मेरे लिए परेशान कुन हैं, लेकिन मेरी खामोशी का सबब अब्दुल्ला की मौत है। मुझे अचानक उसका ख्याल आ गया था। यह हम सब के लिए मुश्किल और अहम वक्त है। इसकी भागें तुम्हारे हाथ में हैं। जलाल ने सीधा होकर कहा, इस वक्त अपने जहन से हर बात झटक दो और अपनी पूरी तवज्जो चंदन पर मरकूज रखो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे शेर होकर बात करो। यह मेरा वादा है कि उसकी कही हुई छोटी मोटी बातों पर हम में से कोई तुमसे जाती नौयत के सवाल नहीं करेगा। वो अपने काम में बहुत होशियार था। मुझसे आम सी गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन उसके नपे तुले फिक्रों से जाहिर हो रहा था को मेरे मसले की तह तक पहुंच गया था और रवा रवी का अंदाज इख्तियार करके मुझे बुनियादी यकीन दहानियां करवा रहा था। हाँ, यह हमारा वादा है। अव्वल खान और सुल्तान शाह ने यक जुबान होकर जलाल की तायद की। और तुम दोनों का क्या ख्याल है? जलाल ने बारी बारी गजाला और वीरा की तरफ देखा। मैं दिल्ली में इनके साथ थी, गजाला ने बुर्दबारी से जवाब दिया। इनके कर्ब को मैंने बहुत करीब से देखा है। इनकी मजबूरियां मेरे सामने थीं। रीना, अजीत राय और बेला सिंह के जीते जागते फितने मेरी नजरों के सामने नाचते फिरते थे। मैं कोई नारवा सवाल करके इनके दिल को ठेस पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और तुम? इस बार जलाल की चुपती हुई नजरें वीरा के चेहरे पर मरकूज हो गईं। मैं किसी की दिल आजारी नहीं चाहती और डैनी तो मुझे बहुत ही अजीज है। यह बात सब जानते हैं। वीरा ने खुलकर कोई वादा करने की बजाय गोल मोल सा जवाब दिया। इस गुफ्तगू और वादे की कोई अमली अहमियत रही हो या ना रही हो, इतना जरूर हुआ कि मेरे सर पर सवार बोझ हल्का हो गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा था। तैयारियां मुकम्मल थीं। चाय का दूसरा दौर चला और फिर फैसला कुन खड़ी सर पर आ गई। जलाल इस तरह किसी कैफियत में था। 7 बजते ही उसने अपनी अध जली सिगरेट एस्ट्रे में मसल कर नई सिगरेट सुलगा ली ताकि मेरे और उसकी गुफ्तगू के दौरान जलाल को माचिस या दिया सलाई रगड़ने की जरूरत पेश न आए। मैंने स्पीकर फोन का बटन ऑन करके नरेश का दिया हुआ नंबर मिलाना शुरू कर दिया। पहली घंटी बजते ही दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया और ड्राइंग रूम की फिजा में भारी और गंभीर हेलो गूंज उठी। सनी के मुकफ्फिल दफ्तर से आने वाली वो अजनबी आवाज सुनकर सब पुरजोश नजर आने लगे। मैं मजर बोल रहा हूं। मजर खान, तुम कौन हो? मैंने इस तरह लहजे में कहा। मैं वही हूं जिससे तुम बात करना चाह रहे हो। तुम कहां छुपे हुए हो? तुम्हारा कहीं पता नहीं है। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा सख्त हो गया। मैं दिल्ली में था तो सुकून से था। यहां आया हूं तो जमीन और आसमान मेरे दुश्मन हैं। हर एक मेरे खून की भू पर लगा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली वालों ने मेरा कौन सा कसूर पकड़ लिया है कि एकदम मेरे खिलाफ नफरत की आग भड़का दी। मेरी नींदें हराम हो गई हैं। कानून से भागने वालों को जमीन पर कहीं भी सुख, चैन और करार नहीं मिलता। इसी वक्त अपनी रुपोशी खत्म कर दो और खुद को कानून के हवाले कर दो। मगर क्यों? मैंने उसकी बात काट कर मुजरिबाना लहजे में पूछा। मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या जुर्म किया है? तुम दिल्ली से अचानक गायब हो गए थे। सर्द लहजे में सवाल किया गया। मैं पाकिस्तान आया हूं। मैंने नरेश को बता दिया था। खुद वो भी चाहता था कि मैं जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आकर तुम्हारे साथ काम शुरू कर दूं। सब कुछ सही है, मगर तुम किसी से मिलकर या किसी को बताकर नहीं आए। तुमने किसी चोर और मुजरिम की तरह अचानक होटल छोड़ दिया। मुझे किसी का पता नहीं था। मेरा दिल घबराया और मैंने होटल छोड़ दिया। सुबह की पहली ट्रेन से हम रवाना हो गए। तुमको मालूम है कि दिल्ली में उसी रात नरेश और अनिल को मार दिया गया? आवाज में कोड़े की सी मार ओद कर आई थी। मालूम है, मैंने रोज देने वाली आवाज में कहा। मगर मेरा इससे क्या वास्ता?
वो दोनों खुद ही पकड़ पकड़ कर मुझे बुलवाते थे। मैं एक बेकसूर और शरीफ आदमी हूं, ज्यादा मजलूम बनने की कोशिश मत करो। उसने गुर्रा कर मेरी बात काट दी। अमृतसर और अटारी में छानबीन की गई। वहां हमारे आदमी तुम्हारे मुंतजिर थे, मगर तुम कहीं नजर नहीं आए। तुम किस रास्ते से सरहद पार निकले थे? और कौन सा रास्ता था मेरे पास? मैं अटारी से लाहौर पहुंचा था। मैंने तहय्युर ज़दा सादगी से कहा, तुम झूठे हो। हमारे कारिंदे इतने अंधे नहीं हो सकते कि तुम दोनों को ना पहचानते। इनमें से दो ने तुमको दिल्ली में देखा हुआ था। मुझ पर इल्जाम तराशी मत करो। मैंने लजलजाई हुई आवाज में कहा, तुम मेरा पासपोर्ट देख सकते हो, इस पर अटारी से नकासी की मोहर है। तुम मुसलसल रुपोश हो, जब तक सामने नहीं आओगे ये तस्दीक नहीं हो सकती। इसीलिए कह रहा हूं कि खुद को मकामी कानून के हवाले कर दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझ पर ऐसे भयानक इल्जामात हैं कि पुलिस के तसव्वुर से मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार नहीं सकते। जब तक हमारे दो आदमियों का असल कातिल नहीं मिलता तुम जिंदा रहोगे। पुलिस वाले जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। इनका कैदी मर जाना चाहता है लेकिन मौत उससे कोसों दूर भागती है। तुम मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश ना करो। मैंने दिल्ली में भी बहुत मार खाई है। अब मुझ में और ज्यादा पिटने की सकत नहीं है। इस वक्त तुम कहां रपोश हो? कदर तवक्कुफ के बाद सवाल किया गया। ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नरेश से 1 महीने की तनख्वाह लेकर मैंने अपनी जिंदगी उसे बेच दी थी। डरावनी मौत के खौफ से मेरी रात की नींदें उड़ गई हैं। तुम हालात का शिकार हुए हो। इस बार बोलने वाले का लहजा कदरे हमदर्दाना हो गया। अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हारा बाल भी बीका नहीं होगा। तुम पुलिस के पास जाने से डर रहे हो तो अपना पासपोर्ट लेकर किसी बड़े अखबार के दफ्तर में चले जाओ और खुफिया मामलात के सिवा इन्हें हर बात बता दो। इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? मेरी शामत आ जाएगी। बहुत से अखबार वाले पुलिस से भत्ता लेते हैं और इनके लिए मुखबरी करते हैं। मैं किसी गलत आदमी से टकरा गया तो अखबार में मेरी सुनाई हुई कहानी का एक लफ्ज भी नहीं आएगा। मैं मुफ्त में धर लिया जाऊंगा। कुछ नहीं होगा। इस बार वो जल्ला गया। इस वक्त किसी न किसी तरह यह बात जाहिर होना जरूरी है कि तुम जिंदा हो और पाकिस्तान में हो। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। वो मुझे पुरानी कारों का एक सादा लूट ताजिर समझकर चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं उसकी मक्कारी समझ रहा था। वो कराची में बैठा हुआ कोई मकामी हिंदू था, मगर उसके कौंसल खाने के दिल्ली के हुक्मरानों के साथ गहरे रवाबत थे। उसे मालूम था कि मजहर के बारे में पाकिस्तान ने भारत से जवाब मुतालबा कर दिया था, जिसका भारतीय हुक्मरानों के पास कोई जवाब नहीं था। वो मुझे पेश कर सकते थे, न उनके किसी रिकॉर्ड में मेरी वापसी का इंतराज था। इस वक्त उनके लिए सारी अहमियत इस बात की थी कि पाकिस्तान में मेरी मौजूदगी साबित की जा सके। इस मकसद के हसूल के लिए वो नामालूम शख्स है मुझे कराची पुलिस या किसी अखबारी दफ्तर से रुजू करने पर मजबूर कर रहा था। किसी भी जरिए से एक बार यह खबर सामने आ जाती कि मैं कराची में मौजूद था तो भारतीयों पर आया हुआ शदीद सफारती दबाव यकलख्त खत्म हो सकता था। उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरी वापसी का रास्ता पूछ लिया था। मैं उसके हर टेढ़े सवाल का सीधा जवाब देने के लिए तैयार था। उसने मेरे दावे के जवाब में ये इंकशाफ करके मुझे हैरान कर दिया कि जब मैं अमृतसर में बिंगू का मेहमान बना हुआ था तो राह के एजेंट अटारी से वापस जाने वाले पाकिस्तानियों की भीड़ में मेरी भूख सूंघते फिर रहे थे। अगर मैंने सरहद पार करने के लिए भूल कर भी अटारी का रुख किया होता तो वहां मौजूद भारतीय गिद्धों की चुंगल में फंस गया होता। मैं ये खतरा मोल नहीं लूंगा। मैंने मुसालिहाना लहजा में कहा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं हूं। पता नहीं तुम मुझे अपने किस खेल में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो। मुझे अपनी जान बहुत अजीज है। मैं अपने रिश्तेदारों की पनाह में ज्यादा महफूज हूं। मुझे कुछ दिन सुकून से गुजार लेने दो। फिर तुमने मुझे फैक्स पर अपनी फरियाद क्यों भेजी थी? दूसरी तरफ से गुर्रा कर सवाल किया गया। सवाल से जाहिर हो रहा था कि बोलने वाला चंदन था। मेरा ख्याल था कि यह सारा चक्कर शायद किसी गलतफहमी की वजह से चल रहा है। मैं तुमसे रुजू करूंगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा। मैं तुम्हें हल बता रहा हूं मगर तुम अपनी अहमकाना जिद पर अड़े हुए हो। तुम्हारे बताए हुए हल पर मेरा दिल नहीं टिक रहा। इस वक्त मैं सामने आया तो मारा जाऊंगा। तुमको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। मैं तुम्हें गलत मशवरा नहीं दे सकता। उसने जोर देकर कहा। मैंने कहा ना कि तुम्हारी नीयत पर मुझे शक नहीं है, बस मेरा दिल नहीं मान रहा। तो कान खोल कर सुन लो कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो मेरा हुक्म है, अब मशवरा नहीं रहा। मैं तुम्हारे हर हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार हूं। तुम लोगों से पेशगी रकम ले चुका हूं, लेकिन पहले अपनी चमड़ी बचाऊंगा। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। बोलने वाले की आवाज सर्द और ताकमाना हो गई। तुमने 24 घंटों में अपनी रुपोशी खत्म न की तो तुम्हारा हशर खराब कर दिया जाएगा। फहाम तफहीम के बजाय अब तुम धमकियां देने पर उतर आए हो। मैंने रो देने वाली आवाज में शिकवा किया। मेरे बुज़दिलाना खौफ का अंदाजा करके वो शेर हो गया। बस 24 घंटे, ये याद रखना। कल शाम 7 बजे तक तुम मंजरियाम पर ना आए तो तुम्हारी और रीना की वीडियो फिल्म की सैकड़ों नकलें
कराची की दुकानों पर फैला दी जाएंगी। इसके बाद के होलनाक नताइज का तुम अंदाजा कर सकते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मुझे क्यों तबाह करने पर तुल गए हो? यह बात तुम्हें दिल्ली में बता दी गई थी। इन लोगों को मालूम था कि रकम लेने वाले सरहद पार करने के बाद अपने वादों को भूल जाते हैं। हम हमेशा अपने आदमियों का हाफजा ताज़ा करने का बंदोबस्त रखते हैं। तुमने जब भी मेरे किसी हुक्म से सरताबी की, फिल्म की तशहीर तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। कुछ दिन गुजर जाने तो ये धूल बैठ जाएगी तो मैं खुद ब खुद सामने आ जाऊंगा। मैंने खुशामदाना लहजा में कहा, हरगिज नहीं। हम महमक नहीं है कि तुम्हारी सहूलत के वक्त का इंतजार करेंगे। 24 घंटे बाद फिल्म बाजार में आ जाएगी। इसी के साथ ही हमारे आदमी तुम्हारी तलाश में निकल पड़ेंगे। ये न समझना कि मेरे हुक्म की सरदाबी करके तुम ज्यादा देर रिपोश रह सकोगे। मेरे आदमी तुम्हें तुम्हारी कमीनगाह से निकाल कर किसी गंदे थाने के सामने डाल देंगे। मैं अखबार पढ़ता रहा हूं। तुम लोगों की असल दुश्मनी किसी डैनी से है। तुम्हें उसकी तलाश थी। दिल्ली वाले बिला वजह मेरे पीछे क्यों लग गए हैं? इतनी देर में तुमने पहली बार ढंग की बात की है। मेरे सवाल पर उसके लहजे में यकायक तब्दीली और नरमी आ गई। डैनी अव्वल दर्जे का हरामी और कुत्ते का पिल्ला है। दिल्ली में सारा गंद उसी का फैलाया हुआ है। यह तुम्हारी बदनसीबी है कि जिस वक्त वो दिल्ली की एक बस्ती में खूनरेजियां कर रहा था, उसी वक्त तुम दिल्ली छोड़ रहे थे। वो पाकिस्तानी है, तुम भी पाकिस्तानी हो। शुभात का रुख तुम्हारी तरफ हो गया। मैं तुमको यकीन दिला रहा हूं कि ये आर्जी हालात हैं। वक्त के साथ तुम्हें हर परेशानी से निजात मिल जाएगी। जब तक डैनी हाथ नहीं आएगा, मेरे सर पर तलवार लटकी रहेगी। मैंने बेयकीनी से कहा। उसकी दी हुई गालियों को मैंने खंदा पेशानी से नजरअंदाज कर दिया था, जिस पर जलाल की आंखें हैर से कुशादा हो गई थी। इसका वक्त पूरा हो चुका है। तुम्हें नहीं मालूम कि कौन कौन उसका पीछा कर रहा है। इस मरहले पर जलाल से सब्र नहीं हो सका। स्पीकर फोन ऑन होने की वजह से वो मजबूर था, इसलिए हाथ के तेज इशारों और लबों की खामोश जुम्बिशों से मुझे कुछ समझाने की कोशिश करने लगा। इस वक्त मेरा ज़हन अपनी और उसकी गुफ्तगू पर मरकूज था। जलाल की कोई बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। तुम्हारे हर मशवरे पर मेरा दिल डूब रहा है। तुम मुझे कहीं मरवा दोगे। ये तुम्हारा वहम और अंदर का खौफ है। ऐसी कोई बात नहीं होगी। बोलने वाले की आवाज़ मजीद नर्म और नासिहाना होगी। अपने शिकार को शीशे में उतरता हुआ महसूस करके उसने मुफाहमत की राह अपना ली। वक्त कम है, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। मेरा वो जवाब सुनते ही जलाल मुसर्रत से अपनी जगह पर उछल पड़ा। उसका चेहरा मुसर्रत से दमक उठा था। शायद वो अपने मुस्तरबाना इशारों से मुझे वही बात समझाना चाह रहा था। मैंने अपनी बात जारी रखी। 24 घंटे का वक्त बहुत कम है। तुम्हें अंदाजा नहीं है, गुजरते हुए वक्त के साथ तुम दलदल में धंसते चले जाओगे। तुम जितनी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें 24 घंटे के बजाय 48 घंटे दे सकता हूँ। हकीकत यह थी कि वक्त उसी के लिए सब कुछ था। मेरे लिए उसकी कोई वक़्त नहीं थी। उसका नाम और पता मेरी नज़रों में आ चुका था। STF के मुस्तैद आदमी दोनों पतों की निगरानी कर रहे थे। मेरी वो फ़ोन कॉल ख़त्म होने के बाद ज़रा सी देर में इल्म हो जाता कि सनी कुमार के महीनों से मुकफ़िल दफ्तर में उस शाम कौन दाखिल हुआ था। उसका मुसलसल ताक़ुब जारी रहता। जो ही हम उसके बारे में कोई फ़ैसला करते, अव्वल खान या जलाल के आदमी उस नामालूम शख्स के नरखरे पर हाथ डाल देते, जो इस वक्त सनी के दफ्तर में छुपा मुझसे बिल्ली और चूहे का खेल खेलने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे वक्त दे दो ताकि मैं बेफिक्र होकर किसी फैसले पर पहुंच सकूं। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द अज जल्द फैसला कर दूं। उम्मीद यही है कि मैं तुम्हारे हुक्म की तामील कर लूं। तुमने वीडियो फिल्म का जिक्र करके मुझे लर्जा बर अंदाम कर दिया है। मेरा मुंह खाला हो जाएगा। मैं किसी से मिलने जुलने के काबिल नहीं रहूंगा।